गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 2019 का CBSE का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए पर आ गई हूँ। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हम करने वाले हैं वो ऑप्शन में था, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑप्शन था आपके पास में और वो दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमको यहाँ पे कवर अप करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइट द प्रोडक्ट्स obtained after hydrolysis of lactose, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसके ऑप्शन में भी एक और क्वेश्चन था। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि जब हम किसका लैक्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं, लैक्टोस का हमने बहुत अच्छे से बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को पढ़ा है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सभी का हाइड्रोलिसिस, जिससे वो सिंपल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर कवर अप कर चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जब हम लैक्टोस का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो लैक्टोस के हाइड्रोलिसिस में हमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जब आप लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आपको मिलेंगी, जिसमें पहली यूनिट होगी आपकी ग्लूकोज और सेकेंड यूनिट होती है गैलेक्टोज, ठीक है। तो मेनली जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन पार्ट है, उसमें हाइड्रोलिसिस से जो भी हमारे मेजर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस तरह से कौन कौन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आया था और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 के और में भी एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस what is the basic structural difference between glucose and fructose, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के अंदर जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों के ही जो फॉर्मूले होते हैं वो तो सेम होते हैं, C6H12O6, ठीक है ना। लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर होंगे, फॉर्मूला सबका सेम है, दोनों का ही फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी वही होता है, और ये सबसे सिंपल यूनिट मानी जाती हैं। लेकिन अगर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखा जाता है। अब वो डिफरेंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर डिफरेंस बताऊंगी। तो एक तरफ हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्लूकोज और एक तरफ लिख देते हैं फ्रक्टोज। आपको कोई भी 2 डिफरेंस बताना है कि इसके स्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट क्या होंगे, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या रहेगा कि ग्लूकोज के अंदर वी नो दैट वेरी वेल कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका वही हो जाएगा कि ग्लूकोज हैज़
एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। और अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज हैज़ कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO होता है, चाहो तो ब्रैकेट के अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। और जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज के अंदर क्या रहता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये आपका कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप रहेगा, जबकि जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज के पास में क्या रहता है, ग्लूकोज के पास में हो जाता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। इतना आया समझ में। अब इसका सेकंड डिफरेंस क्या होगा, ये तो बात की हमने कौन से डिफरेंस की, फर्स्ट डिफरेंस की बात करी, लेकिन अगर हम सेकंड डिफरेंस किसकी बात करें तो इसमें सेकंड डिफरेंस क्या होगा, ग्लूकोज एल्डोज है और फ्रक्टोज कीटोज है। ग्लूकोज इज एल्डोज, है ना, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, एंड फ्रक्टोज इज कीटोज। फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, कीटोज हो जाएगा। तो इसको हम एल्डोज मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कीटोज मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। या तो आपको ऊपर वाला सॉल्व करना था या ये जो नीचे वाला मैंने आपको 2 डिफरेंस करवाए हैं ये आपको सॉल्व करना थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्योंकि अब सारे स्मॉल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं तो फटाफट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, विद एन एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स के सीधे सीधे हमको मतलब बताना है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ये न्यूक्लियस लविंग होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास में ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली कि इनका अटैक किसके ऊपर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में जब भी समझना हो तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल विच मीन्स न्यूक्लियस लविंग, है ना। और अगर न्यूक्लियस लविंग होगा तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसीलिए इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। अब आपसे पूछा गया है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो जिसके पास में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, जो अपने दोनों एटम से, दोनों सेंटर से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। जिनके पास में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रहेंगे उनको बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो सिंपल से इसकी डेफिनेशन होगी, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग two न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास में दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स की तरह बिहेव करते हैं उनको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल CN नेगेटिव ये साइनो होता है, और अगर इसको हम चाहें तो हम इसको NC नेगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव करेंगे। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि CN नेगेटिव को अगर आप कन्वर्ट करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC नेगेटिव के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल होगा आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, SCN, ठीक है। SCN को अगर हमें कन्वर्ट करवाना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका
NCS नेगेटिव, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो NO2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, ONO नेगेटिव। तो तीनों में ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। सो तीनों ही क्या कर रहे हैं, एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इसके ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों में से आपको कोई एक करना था। और ये आपका है कोलाइडल केमिस्ट्री यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, वाई आर medicines more effective in colloidal state? Medicines more effective in colloidal states। जो मेडिसिन्स होती हैं वो कोलाइडल स्टेट्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों मानी जाती हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि कोलाइड्स के अंदर सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। कोलाइड्स के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब हम कोलाइडल स्टेट की बात करते हैं, सो कोलाइडल स्टेट के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो जाएंगी, इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी। इसीलिए मेडिसिन कोलाइडल स्टेट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। तो इसका रीज़न आ जाएगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, due to large surface area, these are easily absorbed, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड अ जेल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड जेल? इमल्शन और जेल में डिफरेंस क्या होता है ये हमें बताना है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड जेल? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इमल्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, सो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड का। कोलाइड के अंदर हमारे 2 फेस होते हैं, डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अगर डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो उसके बेसिस पे हम कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा जो डिस्पर्ज फेस है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों ही अगर लिक्विड स्टेट में मौजूद हो, दोनों ही लिक्विड में अगर हो, तो टाइप ऑफ कोलाइड हो जाता है इमल्शन, ठीक है। तो व्हेन द डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड इमल्शन। सो इमल्शन की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है। इमल्शन क्या हो जाएगा, बोथ डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट, बोथ डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, both dispersed phase and dispersion medium are in liquid state, दोनों ही किस में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे इमल्शन, ठीक है। अब ये तो हुआ इमल्शन। अब व्हाट इज जेल, ठीक है, जेल क्या होगा? तो जेल में अगर हम बात करें डिस्पर्ज फेस की, तो डिस्पर्ज फेस लिक्विड होती है, डिस्पर्ज्ड फेस इज
डिस्पर्ज फेस क्या हो जाएगी, लिक्विड, वाइल डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड। ठीक है, सो डिस्पर्ज फेस अगर लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो वो जेल बन जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल आपको ध्यान हो या नहीं, जिन्होंने पढ़ी है तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाई है पूरी क्लासिफिकेशन की टेबल, वहाँ से जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टेबल मिलेगी जिसकी हेल्प से आप इमल्शन, जेल और जितने भी टाइप के कोलाइड्स हैं वो इजीली पढ़ सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इजीली उसकी डेफिनेशन होती है, जो भी उसकी डिस्पर्ज फेस की स्टेट हो, जो भी उसकी डिस्पर्जन मीडियम की जो भी स्टेट है, अगर वो आप बता देते हैं तो उसके बेसिस पर आप इजीली डिफरेंस पता कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमारा बाकी है, वो और देख लेते हैं। तो 2019 का ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their boiling points। ठीक है, इनको आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, और वो तीनों आपको कौन कौन से दिए हुए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको टर्शरी अमाइन दिया गया है, CH3 का हॉल थ्राइज N, फिर दिया है अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH एंड द थर्ड वन इज प्राइमरी अमाइन C2H5NH2। ठीक है, तो ये तीन आपको दिए हुए हैं, एक है टर्शरी अमाइन, ठीक है, दूसरा अल्कोहल और तीसरा है प्राइमरी अमाइन। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स के फॉर्म में अरेंज करना है। पहला हम कंपैरिजन कर लेते हैं अल्कोहल और अमाइंस का। सो हम अल्कोहल भी पढ़ चुके हैं, अमाइंस भी पढ़ चुके हैं, एंड वी नो दैट वेरी वेल कि जो अल्कोहल रहेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो अमाइन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, विच मीन्स सबसे लास्ट में यहाँ पर अल्कोहल आ जाएगा, आपका इथेनॉल। ठीक है, अब एक तो हमें मिल गया कि अल्कोहल, हमने सबसे ज़्यादा अल्कोहल रहेगा। अब हमारे पास में 2 टाइप के अमाइन है, फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइन एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी अमाइन। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, किसमें, प्राइमरी अमाइन में और प्राइमरी अमाइन में और टर्शरी अमाइन में, तो सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा रहेंगे उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे कम रहेगा, विच मीन्स कि टर्शरी अमाइन सबसे पहले आएगा और उसके बाद में आएगा आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सो ऑर्डर रहेगा टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और फिर सबसे ज़्यादा रहेगा अल्कोहल का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ NaCl एंड AgCl, आउट ऑफ NaCl and AgCl, which one shows Frankel defect and why? Frankel defect and why? इन दोनों में कौन फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है और क्यों करता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले तो NaCl और AgCl में AgCl क्यों होगा, सबसे पहला क्योंकि जो साइज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, और एक रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं कि जो Ag+ है उस Ag+ का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर आंसर आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा AgCl ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ
AG प्लस का स्मॉल साइज होने की वजह से इसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस MCQs को हटाकर केवल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद कल हम MCQs वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम 2018 का CBSE का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।